हैप्पी एनिवर्सरी मधु। मधु अब मैं सॉरी, वो मैं ऑफिस में बॉस। अच्छा ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं, सारी गलती मेरी है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मधु बात तो सुनो मेरी। मधु मधु नहीं, मधु नहीं, प्लीज देखो ऐसा मत करो, आज मत उठो प्लीज। मधु आज हमारी एनिवर्सरी है, तुम्हें पता है ना हमने क्या क्या प्लान किया था। प्लीज। घड़ी देख रहे हो? 25 मिनट में एनिवर्सरी खत्म होने वाली है, उसके बाद फिर वही जिंदगी, सुबह शाम अकेलापन और फिर रात भर इंतजार और फिर तुम्हारी वही घिसी पिटी सॉरी। तो क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जिंदगी ना शादी से पहले ही अच्छी थी। तुम कहना क्या चाहती हो कि तुमने मुझसे शादी करके गलती कर दी? गलती की है इसलिए तो झेल रही हो तुम्हें। झेल रही हूँ मतलब? इस घर का रेंट, हमारी फ्यूचर सेविंग, हमारे जो खर्चे हैं, इन सब को मेंटेन रखने के लिए मेहनत करता हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा है मैं बाहर जाकर टाइम पास कर रहा हूँ? मुझे क्या पता। हाँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ऐसे घुटने के लिए मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के तुम्हारे पास नहीं आई थी। और जो मैंने तुम्हारी वजह से अपने पेरेंट्स को छोड़ा है वो नहीं दिख रहा तुम्हें? सब दिख रहा है मुझे। तुम भी अपने घर वालों की तरह ना सेल्फिश हो। मधु! नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये एपिसोड एक शादीशुदा जोड़े के बारे में। शुभम और मधु आम शादीशुदा जोड़े की ही तरह इनमें भी नोकझोंक होती थी, मनमुटाव होते थे। लेकिन जब मनमुटाव और नोकझोंक की आवाज तेज होने लगे और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि एक दस्तक है। ना सिर्फ इस बात की कि रिश्तों में दरार आ सकती है, बल्कि इस बात की भी कि इन दरारों में कोई बाहर वाला साजिश की सेंध लगा सकता है। आज का हमारा ये केस भी कुछ इसी तरह का है और इस केस को आपके सामने रखने का हमारा मकसद ये है कि आप ऐसी कोई दस्तक अनसुनी ना करें जो दस्तक इस केस में अनसुनी की गई। मधु! मधु! हाँ चली गई है। शुभम, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया है। मैं अपनी फ्रेंड मिसेस शर्मा के यहाँ जा रही हूँ। अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। गुड बाय। आंटी! आंटी नमस्ते। क्या हुआ शुभम बेटा? आंटी वो मधु, आंटी आपका फोन मिल सकता है जरा? हाँ। क्या बात है शुभम बेटा, क्या हुआ? शुभम जीजू, आप इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है बंटी। वो अरे शुभम बेटा आओ ना, मधु नहीं है तुम्हारे साथ?
शुभम जीजू, आपने और मधु दीदी में फिर से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं बंटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मधु कह रही थी कि मिसिस शर्मा उसकी काफी पुरानी फ्रेंड है, आप लोग नहीं जानते क्या? शुभम बेटा, हम किसी मिसेस शर्मा को नहीं जानते। तो फिर मधु गई कहाँ? शुभम, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। मैं अपनी फ्रेंड मिसेस शर्मा के यहाँ जा रही हूँ। अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। गुड बाय। तो ये मिसेस शर्मा कौन है, ये आप लोग नहीं जानते? सर, मधु के मुंह से हमने ये नाम कभी नहीं सुना, पर ये शुभम बोल रहा है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मधु के मुंह से मैंने यही नाम सुना था, मिसेस शर्मा। तुमने मधु से इस मिसेस शर्मा का सिर्फ नाम ही सुना था, या मधु के साथ कभी इस मिसेस शर्मा से मिले भी थे? नॉट एग्जैक्टली सर, बट सर 1 दिन पहले मैंने मधु को एक लेडी के साथ देखा था। मधु, कौन थी वो मधु? कोई नहीं, मिसेस शर्मा थी। मिसेस शर्मा? हाँ। कौन मिसेस शर्मा? तुम नहीं जानते हो, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है। अगर मधु को कहीं जाना था तो वो तुम्हें फोन कर सकती थी, मैसेज कर सकती थी। डिजिटल इंडिया के दौर में वो तुम्हें लेटर लिख कर जाती है। सर हो सकता है मधु ने मुझे बैंक में फोन किया हो, पर उससे पहले मैं घर के लिए निकल गया हूँ। बैंक में क्यों? तुम्हें डायरेक्ट क्यों नहीं? तुम मोबाइल फोन यूज नहीं करते? करता हूँ सर, पर कुछ दिनों से नहीं कर रहा था। क्यों? वो सर मधु का फोन टूट गया था और वो रिपेयर नहीं हो रहा था। मधु तुम्हारा फोन रिपेयर नहीं हो पाएगा, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, कुछ दिन में आ जाएगा। तब तक मैं क्या करूंगी शुभम? बाप रे, माहौल तो बहुत गर्म है। देखो, मजाक मत करो। अच्छा कोई मजाक नहीं, तुम ऑलरेडी मेरा फोन यूज कर रही हो ना, तो उसे यूज करो। और अगर आपको लगे कि आपको मुझसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है तो ऑफिस में कॉल कर लेना। सर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि मधु अकेले नहीं, अपने साथ अपने सारे गहने लेकर गई है। ऊपर से उसका फोन बंद और लेटर। सर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। शुभम, तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी मधु के बीच रिश्ता कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, राइट? सर लड़ाइयाँ तो मियाँ बीवी के बीच होती है, मगर सर ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मधु मुझे छोड़ के चले जाए। लेकिन ये लेटर तो कुछ और ही इशारा कर रहा है। ऊपर से मिसेस शर्मा नाम का एक किरदार। अगर मिसेस शर्मा वाकई में कोई है तो डोंट वरी, हम ढूंढ लेंगे। सर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर मिसेस शर्मा है, आप लोग तो कॉल रिकॉर्ड से पता लगा लेते हो ना सर, तो चेक कीजिए, शायद आपको मिसेस शर्मा का नंबर मिल जाए। ये कोई वक्त है आने का? तो वापस चली जाऊं क्या? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। अब ये अरुण तुझे ऐसे ही घुमाता रहेगा या शादी भी करेगा? कभी पूछा है तूने उससे, या बस उसके पीछे पीछे भिखारियों की तरह घूमती रहेगी? भीख मांगने की आदत आपकी और पापा की होगी, मेरी नहीं। मुझे अरुण के साथ ऐसे ही रहने में मजा आता है, तो ऐसे ही चलने दीजिए ना सब कुछ। जाके सो जाइए। मिसेस शर्मा आगे चलकर हमारे लिए एक पहेली बनने वाली थी, क्योंकि मधु के कॉल रिकॉर्ड्स में हमें उनका कोई हिंट नहीं मिला था। मधु के लिखे लेटर से ऐसा भी लग रहा था जैसे मधु शुभम से नाराज होकर खुद से कहीं चली गई हो। पर नोएडा जैसे शहर में एक अकेली औरत का ज्वेलरी के साथ घर से रात भर बाहर रहना सेफ नहीं था। हमने पूरी रात मधु को ढूंढने की कोशिश की। 24 घंटे तलाश करने के बाद भी हमें मधु कहीं नहीं मिली, लेकिन हमें मिली एक लाश। पीछे हटिए, पांडे पीछे हटाओ सबको। साइड सब पीछे 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 हटिए। पीछे पीछे पांडे पीछे देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? गीता हटो, बॉडी बाहर निकालो। सर ये तो शुभम की पत्नी मधु ही है। लगता है गला घोटा गया। सर नाले के पास और सूटकेस में कुछ नहीं मिला। सर यहाँ तो दूर दूर तक कोई सीसीटीवी मिलने के चांसेस नहीं है। मिश्रा, सब कुछ प्लान लग रहा है।
सोचा होगा कि बॉडी नाले में डूब जाएगी और हम मधु की तलाश में किसी मिसेस शर्मा को ढूंढते रहेंगे। वो लेटर, मिसेस शर्मा, सब कुछ प्लान्ड है, लेकिन मधु का फोन उसके घर के एरिया में ही स्विच ऑफ है। मिश्रा, मधु की शिनाख्त करो और फोरेंसिक टीम लेकर घर की स्कैनिंग शुरू करो। ओके सर। सर, शुभम के घर से ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे साफ हो कि मधु का मर्डर उसी के घर में हुआ था। शुभम के घर वालों की कुंडलियां निकालो और पिछले दिनों की शुभम की एक्टिविटीज भी पता करो। ओके सर। सर, एक स्त्री वाले का कहना है जिस रात मधु का मर्डर हुआ शाम उससे मिलने एक औरत आई थी। स्केच बनवा सकते हो उसका? हुलिया वगैरह कुछ याद है? सब शक्ल ठीक से याद नहीं, लेकिन देखो मैं तो पहचान जाऊंगा। उस शाम मधु से जो औरत मिलने आई थी, क्या वही मिसेस शर्मा थी? तुमने सोसाइटी का सीसीटीवी चेक किया? सर, सोसाइटी में तो सीसीटीवी कैमरे हैं ही नहीं। देखिए, हमें मधु की बॉडी इस सूटकेस में मिली। आप लोग पहचानते हैं इसे? बता सकते हैं ये किसका है? ये तो हमारी बेटी मधु का है सर। जब इसे विदा किया था तो वो उसे साथ ले गई थी। अब इसे मैं उसकी लाश तेरे परिवार ने मिलकर मेरी बेटी को मारा। अब सेवा, शुभम के पेरेंट्स मधु को पसंद नहीं करते थे। वो लोग उस पर दहेज के लिए दबाव डाल रहे थे। दहेज के लिए? मधु और शुभम की तो लव मैरिज हुई थी ना? हाँ सर। लेकिन शुभम की बड़ी बहन महिमा की शादी नहीं हो रही थी। लड़के वाले दहेज मांग रहे थे और इसीलिए वो लोग मधु पे दहेज के लिए दबाव डाल रहे थे। आप शुभम के पिता हैं? जी हाँ। और आप शुभम की माँ? जी। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं क्यों मारूंगा मधु को? सर मुझसे प्यार करता था, हमारी लव मैरिज हुई थी। सॉरी 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 मधु, सॉरी मैं लेट हो गया, सॉरी। क्या सॉरी? कितनी देर लगा दी तुमने? सॉरी बाबा, बैंक में इतना काम पड़ गया था ना। पर क्या है, तुम आदत डाल लो। एक तो मेरा काम ऐसा है और शादी के बाद भी तो तुमको मैनेज करना है। शादी? हाँ शादी। अब पहले डेटिंग साइट पे मिले, अब कैफे में मिलने लगे हैं, तो बात तो आगे बढ़ानी पड़ेगी ना। शादी करोगे मुझसे? मधु क्यों मना करती? उसने और उसके माँ बाप ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतना अच्छा लड़का मिलेगा इंटरनेट से, वो भी बिना दहेज के। और यही बात आपको चुभ रही थी, इसलिए दहेज का दबाव डालना शुरू कर दिया आप लोगों ने मधु के माँ बाप पर, है ना? सर हम कोई दबाव नहीं डाल रहे थे, हम तो सिर्फ संबंधी होने के नाते हमने उनसे 2 लाख रुपयों की मदद मांगी थी, बस। 2 लाख? मधु बेटा, महिमा की जिंदगी का सवाल है। तू अपने मायके से 2 लाख रुपए की बात करेगी ना? बड़ी बहन कुंवारी बैठी रहे, ऐसा अच्छा लगता है क्या भला? सर मदद तो बहुत दूर की बात, मधु के परिवार वालों ने तो मधु को ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उसने तो हमारा घर ही तोड़ दिया। वो तो हमारे बेटे को ही लेकर चली गई। सर 2 लाख की डिमांड ना पूरी करने की वजह से मेरे पेरेंट्स उखड़े हुए रहने लगे थे मधु से।
मधु देखो, माँ की बात का बुरा नहीं मानते। महिमा दी की शादी टूटी अभी अभी, इसीलिए शायद गुस्सा है बस। लेकिन मैं डिप्रेस हो रही हूँ शुभम। अब ये रोज रोज के ताने मुझसे नहीं सुने जाते हैं। तुम तो ऑफिस चले जाते हो और फिर बर्दाश्त मुझे करना पड़ता है। सर मैंने शुभम की फैमिली के हर मेंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए बोल दिए। वैसे सर शुभम की तरह उसकी फैमिली भी कहानी बनाने में एक्सपर्ट लगती है। इस कहानी का दी एंड हम लिखेंगे। सबके कुलियां निकलवाओ और सबके हैंड राइटिंग सैंपल भी कलेक्ट करो। ओके सर। चलिए लिखिए इसमें जो मैं कह रहा हूं, लिखिए। सर मधु ने जो लेटर्स लिखे थे उसकी हैंडराइटिंग ना तो मधु से मेल खाती है और ना ही शुभम से, और ना ही शुभम के माँ बाप से। मैंने कहा था ना मिश्रा, ये सब कुछ प्लान के तहत हुआ है। वैसे मिश्रा तुम्हारी हैंडराइटिंग कैसी है? मेरे को समझा नहीं सर। रिलैक्स, मजाक कर रहा हूं। हो सकता है शुभम ने ये काम किसी और से करवाया हो। लेकिन सर मैंने बैंक के वॉचमैन और शुभम के कलीग से बात की। वो उस शाम अपने ऑफिस में ही था और रोजाना की तरह अपने टाइम पर ऑफिस से निकला। मुझे शुभम की सुनाई हर कहानी झूठी लग रही है। सर दहेज शुभम को नहीं, उसके माँ बाप को चाहिए था। तो हो सकता है ये कांड उसके माँ बाप ने किसी के थ्रू करवाया हो, या ये भी हो सकता है कि शुभम और उसके माँ बाप इन सब ने मिलकर यह कांड किया हो। लेकिन किसी के भी खिलाफ अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। मिश्रा एक काम करो, फिलहाल इन्हें जाने दो, लेकिन इस सब पर नजर रखना। और उस औरत का पता चला जो उस दिन मधु से मिलने आई थी उसके घर? नहीं सर अभी तक तो नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। पुलिस तो हमारे पीछे ही पड़ी हुई है। कभी सोचा ना था कि इस उम्र में ये जिल्लत सहनी पड़ेगी, वो भी तुम्हारी पत्नी की वजह से। पापा वो नहीं रही, अब तो उसे कोसना बंद करो। अरे वो तो छोड़ गई, लेकिन जाते आते तो हमें से फंसा के गई ना। पता नहीं कौन सा पाप किया था जो ऐसी बहू मिली। हाँ साहब यही औरत है। सर महिमा शुभम की बड़ी बहन, वही उस शाम मधु के घर पे आई थी। उसकी फोन की लोकेशन भी मधु के घर के आसपास की थी। अरे महिमा दी, आज मेरी याद कैसे आ गई? बस तेरी याद आई तो मिलने आ गई। आइए अंदर आइए। हाँ याद आ गई? अच्छा, बड़ी अटपटी फैमिली है। बेटा किसी मिसेस शर्मा की बीन बजा रहा है और माँ बाप अपनी बेटी की शादी टूटने के कारण अपनी बहू और बेटे से बात करना बंद कर देते हैं। और बेटी को अचानक अपनी भाभी पर प्यार आ जाता है और वो उससे मिलने जाती है, वो भी उसी दिन जिस दिन उसकी भाभी का मर्डर होता है। मुझे पता था कि आप लोग मुझ पर ही शक करेंगे। अब अपनी भाभी के घर जाना कुछ गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन भाभी के मर्डर हो जाने के बाद इस बात को छुपाना गलत है। मैंने कुछ नहीं छुपाया आपसे। आप लोगों ने पूछा नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। अच्छा, चलो अब पूछ लेते हैं, क्यों गई थी तुम अपनी भाभी से मिलने? भाभी पर अचानक से प्यार उमड़ पड़ा था, या फिर अपनी शादी टूटने का गुस्सा निकालने गई थी? क्या शुभम की मिसेस शर्मा तुम ही हो? सिर्फ सच सुनना है मुझे। मिसेस शर्मा कहाँ थे आप इतने दिनों से? आपको इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ मैं। आपको कोई गलत नहीं भाई साहब, मैं कोई मिसेस शर्मा नहीं हूँ। देखो ज्यादा बनो मत, मधु तुम्हारे घर गई थी ना, मैं जानता हूँ सब। अब तुमने ही मारा मेरी मधु को, ये साड़ी मधु की है, मैं जानता हूँ। साड़ी छोड़ो, ये क्या कर रहे हो भाई साहब? देखिए भाई साहब मेरी बात सुनो भाई साहब। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, वो मेरी बीवी को मार के गई है। भाई साहब रुको रुको रुको, कहाँ गई? कहाँ गई वो?
ये लीजिए, लिख दिया मैंने अपना बयान, ठीक वैसा ही जैसा हुआ था। अब अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल करना हो तो मुझे सिर्फ फोन कर दीजिएगा, मैं खुद चल के आ जाऊंगी। अगर तो भरी पड़ी है मैडम, शायद गुस्सा भी इसी तरह से भरा पड़ा हो। बड़ी बहन होने के बावजूद छोटे भाई की शादी पहले हो गई और उसकी वाइफ दहेज लेकर भी नहीं आई, जो मैडम की शादी में काम आ सकता था, जिसकी वजह से मैडम की शादी टूट गई। नजर रखो इस पर। ओके सर। सर 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 वो मिसेस शर्मा मिल गई सर। मिसेस शर्मा? हाँ सर। सर उसने मधु की साड़ी पहनी हुई थी जो मैंने उसे गिफ्ट की थी। मधु की साड़ी? जी सर। सर वो मुझे मार्केट में दिखी, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो चालाकी से भाग के निकल गई, लेकिन सर मैंने उसका पता लगा लिया। सर यही है। सर मैं कोई मिसेस शर्मा नहीं हूँ, मेरा नाम सुनीता अग्रवाल है और ना ही मैं किसी मधु को जानती हूँ। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। सर मधु की साड़ी पहनी हुई, इसने गहने भी इसी घर में होंगे। सर इसी ने मारा मधु को, मुझे पता है सर, झूठ बोल रही है। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर, इसने सरेआम मेरा पल्लू खींचा, वो तो मैंने गलती की जो पुलिस को नहीं बुलाया सर। सर झूठ बोल रहे सर ये। देखिए मिसेस शर्मा, आई मीन मिसेस अग्रवाल, अगर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं तो... सर मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ सर, ये साड़ी तो मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी। अब इनकी बीवी के पास भी वैसी ही साड़ी है तो क्या मैं कातिल हो गई? पांडे सर, पर्चा भरवा लो। सर कैसा पर्चा? सुनीता के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला और शुभम का उस पर शक करना हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वो मिसेस शर्मा को सच साबित करने के लिए इस तरह के नाटक कर रहा था। मधु की मिसिंग ज्वेलरी की तस्वीरों को हमने शहर के सभी ज्वेलरी शॉप, चोर बाजार और खबरियों में सर्कुलेट किया, लेकिन अब तक हमें वहां से भी कोई लीड नहीं मिली थी। इस बीच महिमा एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट बनकर हमारे सामने आई। साथ ही हमें यह भी लग रहा था कि मधु का मर्डर करके उसकी बॉडी को सूटकेस में डालकर ले जाना, फिर डंप करना एक अकेली औरत के लिए बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए हमने उसके पिता नरेंद्र की उस शाम की एक्टिविटीज का पता लगाने का सोचा और हमें एक लीड मिली भी, जो महिमा की कहानी का एक नया ट्विस्ट था। शुभम की बहन महिमा के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है और ये नंबर मर्डर वाली रात मधु के घर वाली एरिया में ही एक्टिव था। किसका नंबर है? सर ये नंबर अरुण का है। महिमा की अरुण से सगाई हुई थी जो टूट गई, लेकिन सगाई टूटने के बाद भी महिमा अरुण को डेट कर रही थी और सर मर्डर वाली रात ये दोनों ही देर रात तक साथ में थे। मतलब सगाई टूटी लेकिन रिश्ता नहीं टूटा। क्या ये भी मधु और शुभम की तरह लव कम अरेंज मैरिज करने वाले थे? सर लड़का तो महिमा के पेरेंट्स ने ही ढूंढा था, सगाई टूट गई लेकिन दोनों की जोड़ी नहीं टूटी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी जोड़ी ने शुभम और मधु की जोड़ी को तोड़ा हो? अरुण देख, तू मेरे साथ था, ये पुलिस को पता चल सकता है, बात भी बढ़ सकती है। तुझे मैंने बोला था ना कि वहां लेके मत जा मुझे, अब फंसा दी मैं तूने मुझे। फंस तो मैं गई हूँ तेरे माँ बाप के लालच के चक्कर में। अगर बिना दहेज के शादी कर लेता तो ये सब नौबत ही नहीं आती थी ना। अब तू मेरे माँ बाप को जानती है कि दहेज उन्हें उनका हक लगता है। सुन, एक कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, अरुण बोल रहा है। जी आप कौन? सर मैं मानता हूँ महिमा के साथ उस दिन मैं वहां पे गया था, लेकिन घर में नहीं गया था। तो तू बोल रहा है कि मधु का मर्डर महिमा ने किया? तूने बस मधु की बॉडी को डंप करने में महिमा की हेल्प की? नहीं सर। तेरी तो सगाई टूट गई थी ना महिमा से, फिर भी तू उसके साथ? सर माना हमारी सगाई टूट गई है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। तू उस दिन देर रात तक महिमा के साथ था, मधु की वजह से तुम दोनों की सगाई टूटी। तुम दोनों उस दिन मधु से बदला लेने गए थे ना इस बात का? सर मैं मानता हूँ महिमा के साथ देर रात तक था वहां पे, लेकिन ना महिमा ने कुछ किया ना मैंने। अगर कुछ नहीं किया है तो फिर अचानक से महिमा को अपनी भाभी से मिलने की क्यों सोची? सर वो मुझे नहीं मालूम। लाइट में देख जरा, ऊपर देख, और थोड़ा सा। सर वो महिमा मेरे पेरेंट्स के दहेज का जुगाड़ करने के लिए अपने भाभी से गहने मांगने गई थी और हमारा प्लान था कि एक बार शादी हो जाए तो मधु भाभी को उनके गहने लौटा देंगे और मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूंगा कि गहने कहीं खो गए। गुड, एक तमाचे से एकदम तोता बन गया तुम। अब ये बोल गहने कहाँ है? सर वो गहने तो महिमा को उन्होंने दिए ही नहीं। अरुण चलो यहाँ से।
मानी तेरी भाभी? अरे उन्होंने तो कसम खा रखी है ना मानने की। चलो यहाँ से जाते हैं। मतलब मधु ने महिमा को अपने गहने देने से मना कर दिया तो महिमा को गुस्सा आया और वो मधु का मर्डर करके ही घर से बाहर आई। सर मुझे नहीं मालूम कि महिमा और भाभी के बीच क्या हुआ था, लेकिन महिमा रात 12 बजे तक मेरे साथ थी। मिश्रा, ये भी कहानी बनाने में एक्सपर्ट है। राइट देख जरा। नहीं सर, और मत मार सर, मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मैं कहानी नहीं बना रहा सर। सर जो सच था मैंने आपको बता दिया। सर प्लीज सर छोड़ दो सर, जाने दो सर। ठीक है जा, लेकिन शहर छोड़कर तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर तेरी एक भी बात छोड़ निकली तो तेरा मंडप सीधा जेल में सजेगा। पांडे सर, पर्चा भरवा लो इससे। अबे देख के चलना। क्या हो भाई? क्या हो भाई? सर आप लोग बेकार में हम पर और हमारे बेटे पर शक कर रहे हैं। अगर आपने अपना ध्यान हम पर से हटाया होता तो शुभम की जान खतरे में नहीं होती। डॉक्टर साहब, शुभम की हालत कैसी है अभी? सही वक्त पे ट्रीटमेंट देने की वजह से जान बच गई। किसी ने जहर का इंजेक्शन दिया था उन्हें। जहर? जी, वो तो अच्छा हुआ टाइम पे आ गए, वरना जान भी जा सकती थी। डॉक्टर, किस टाइप का जहर इंजेक्ट किया गया शुभम को? अभी कुछ फिगर आउट करना मुश्किल है। सर मार्केट की सभी सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन किसी में भी इस बंदे की शक्ल नहीं दिखाई दी। सर शुभम की बॉडी में जो जहर इंजेक्ट किया गया था वो मेरिकटेक्स और फोटोसिटिक नाम के केमिकल्स को मिक्स करके बनाया गया था। सर जहर लीथल था। मिश्रा, याद है कुछ दिनों पहले इसी एरिया में एक इंजेक्शन गैंग एक्टिव था जो लोगों को सुइयां चुभाकर उनका ध्यान भटकाकर उन्हें लूट लेता था। लेकिन सर ऐसी वारदातों में कोई जहर इंजेक्ट नहीं किया गया था। ये भी तो हो सकता है कि इंजेक्शन गैंग से जुड़े किसी आदमी को शुभम को मारने की सुपारी दी गई हो। एक काम करो मिश्रा, इस गैंग से जुड़े हर आदमी को राउंड अप करो और शुभम के बैंक कलीग की भी क्वेश्चनिंग करो। हो सकता है ये प्रोफेसर रायवली का केस, हर एंगल इन्वेस्टिगेट करो। ओके सर। शुभम और मधु से जुड़े हर इंसान को हम खंगाल रहे थे और आखिरकार 3 दिन बाद शुभम को होश आया। नहीं सर, मुझे नहीं याद किसने मुझे इंजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सर एक बार पहले भी मुझ पर मधु पे एक आदमी ने इंजेक्शन से अटैक करने की कोशिश की थी। और ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? काफी पुरानी बात है सर। मैं और मधु हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे डिनर के लिए जा रहे थे। शुभम, शुभम प्लीज, हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, देखकर बताओ वो इनमें से कोई है क्या? नहीं सर। यही आदमी है सर। जिस आदमी को शुभम ने आइडेंटिफाई किया था उसका नाम उस्मान था।
उस्मान ने इंजेक्शन गैंग के साथ मिलकर कई लूट को अंजाम दिया था। उस्मान और उसका इंजेक्शन गैंग भीड़ में लोगों को इंजेक्शन चुभोकर उनका ध्यान भटकाकर उन्हें लूटने का काम करते थे। हमें शक था कि उस्मान को किसी ऐसे आदमी ने सुपारी दी थी जिसे केमिकल्स की अच्छी खासी जानकारी थी और जिसने इस खास किस्म के जहर का इजाद किया था। हमने फौरन उस्मान की तलाश में रेड अलर्ट जारी कर दिया और बहुत जल्द वो अरेस्ट भी हो गया। अरे डोज ज्यादा तो नहीं है इसमें? पता है, मैं पहले डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन बन गया पुलिस वाला। पर इंजेक्शन लगाना मुझे बहुत पसंद है। साहब मैं मानता हूँ कि मैंने शुभम में जहर की सुई चुबाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा अटैक फेल हो गया साहब। लेकिन साहब कसम से इस बार मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। देख, सब कुछ सच सच बोल, नहीं तो ये नहीं, हाथी का इंजेक्शन घुसेड़ूंगा तेरे अंदर। नहीं साहब, मैंने इस बार कुछ नहीं किया। हाँ, एक आदमी का फोन आया था, उसने मुझे बोला था शुभम को जहर की सुई चुबाने को। उसने मुझे 50,000 रुपये एडवांस भी देते साहब। कौन था वो आदमी? नाम नहीं पता साहब। उस आदमी को कहीं से मेरा नंबर मिला था, उसने फोन करके मिलने के लिए बोला और सुपारी दी, लेकिन मेरा अटैक फेल हो गया साहब, तो मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। नंबर बोलो उसका। याद नहीं है साहब, पुराने फोन में था और वो तो मैंने फेंक दिया ताकि आप मुझ तक ना पहुंच सके। हुलिया तो याद होगा ना उसका तुझे, या फिर उसका हुलिया याद दिलाने के लिए पहले तेरा हुलिया बिगाड़े? थोड़ा थोड़ा याद है साहब बस। सर, जिस आदमी ने उस्मान को सुपारी दी थी वो आदमी ऐसा दिखता है सर। और ये मधु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। कहीं ये मधु का आशिक तो नहीं था? शुभम, याद करने की कोशिश करो, हो सकता है तुमने ऐसे पहले कभी देखा हो। नहीं सर, ऐसा कोई आदमी याद नहीं मुझे। इसे पहचानते हो? हाँ सर, ये तो गणेश है सर। कौन गणेश? मधु दीदी के कॉलेज में पढ़ता था सर, और ये दीदी से शादी भी करना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मधु का हाथ मांगने की? अपनी जात देखिए। मधु गणेश से प्यार करती थी और उसने लव मैरिज की शुभम के साथ। हाँ सर, शुभम हमारी जात वाला था, लेकिन गणेश अलग जाति का था। कहाँ मिलेगा ये गणेश? सर मैं मानता हूँ कि मैंने शुभम पे अटैक करवाया था। ये ले 50,000 रुपए एडवांस। इस लड़के पे सुई घुसानी है, ये दवा भर के। ठीक है। लेकिन सर मैंने मधु के साथ कुछ भी नहीं किया। मैं तो प्यार करता था मधु से, पर कास्ट अलग होने की वजह से उसके पेरेंट्स नहीं माने। मैंने तो मधु से कहा कि हम भाग के शादी कर लेते, पर उसने कहा कि वो अपने पेरेंट्स को मना लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी अदिति के साथ करवा दी। तूने अदिति से शादी कर ली, मधु ने शुभम से शादी कर ली, तो शुभम पर अटैक करवाने का मकसद क्या था तेरा? सर वो मकसद भी मुझे मधु ने दिया था। मधु ने? साफ साफ बोल, कहना क्या चाह रहा है तू? मधु ने शुभम से 1 साल पहले शादी की थी, पर मेरी शादी मधु की शादी से 1 साल पहले ही हो गई थी, और उसे लगता था कि मैंने उसे धोखा दिया। जब मैंने उस समय कहा था कि भाग के शादी कर लेते हैं, तब तुम मानी नहीं, और अब जब मैं अदिति के साथ शादी कर चुका हूं तब मेरे आसपास मंडरा रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम्हें गणेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ मैं अपने माँ पापा को मना नहीं कर पाई, पर मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मुझसे मधु का दुख देखा नहीं गया, और मैं खुद को मधु से मिलने से रोक नहीं पाया। गणेश, मैं ना अपने माँ पापा को छोड़ दूंगी, तुम भी अदिति से डिवोर्स ले लो। अब मधु, डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं है। कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब बीवी तुम्हारी अदिति रहेगी और मैं? मधु को लगने लगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उसने मुझे चिढ़ाने के लिए जानबूझकर शुभम के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। कौन है वो लड़का? तुमसे मतलब? तुम जाओ ना अपनी अदिति के पास, मेरे साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए मैं अदिति को डिवोर्स देने वाला हूँ और तुम? झूठ बोलना बंद करो गणेश, तुम्हारा कोई इरादा ही नहीं है अदिति को डिवोर्स देने का। और अब मुझे भी कोई मिल गया है, ओके? तो तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है,
इसलिए ये सब कर रही है। लेकिन बाद में उसने सच में शुभम के साथ शादी कर ली, जबकि उसकी वजह से मैंने अदिति को डिवोर्स दे दिया था। लेकिन मधु सचमुच शुभम से प्यार करने लगी थी, और मेरे लाख समझाने के बाद भी वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती थी। इसीलिए मधु को पाने के लिए मैंने शुभम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, और मेरे एक वार्ड बॉय दोस्त प्रकाश ने मुझे उस जहर के बारे में बताया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जो तबाह करने की ठान ले वो फूलों को भी हथियार बना सकते हैं। जैसे तू मोहब्बत करके शायर बन गया, वैसे मैं हॉस्पिटल में नौकरी करते करते डॉक्टर बन गया। ये दो केमिकल एक सिरिंज में डालकर किसी की बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो 10 मिनट में खेल खत्म। फिर मैंने उस्मान को शुभम की सुपारी दी, पर शुभम बच गया, लेकिन मधु नहीं बची। बदला लेने के लिए तूने मधु को भी... नहीं सर, नहीं सर, मैंने मधु के साथ कुछ भी नहीं किया सर। वो शुभम आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है सर। उसी ने मारा है मधु को, उसी ने मर्डर किया मधु का। हमने जहर देने वाले प्रकाश को भी अरेस्ट कर लिया था, लेकिन गणेश ने अपना एक ही जुर्म कबूला कि उसने शुभम पर अटैक करवाया था। मधु के मर्डर से वो साफ साफ इनकार कर रहा था। इस केस में अभी कई राज खुलने बाकी थे। हमसे कहीं तो चूक हो रही थी। सर, मधु को मारने का महिमा का मोटिव भी स्ट्रांग है। महिमा की अरुण से सगाई टूट गई क्योंकि मधु अपने घर से दहेज नहीं ला पाई, और मधु को मिलने वाली आखिरी शख्स भी महिमा ही थी सर। लेकिन महिमा के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला। मिश्रा, एक आदमी हमसे और छुप रहा है। कौन? गणेश की एक्स वाइफ अदिति। गणेश ने मधु की वजह से अदिति को छोड़ा, तो इस हिसाब से मधु अदिति की दुश्मन हुई। और वो कहते हैं ना, एक ठुकराई हुई औरत का वार काफी घातक होता है। बोलो सर, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया? क्योंकि तुमने अपने एक्स हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर किया, इसलिए। व्हाट? इतनी भोली मत बनो। तुम्हारे फोन की लोकेशन मधु के फोन की लोकेशन से मैच करती थी। तुम्हारा फोन मधु के घर के आसपास के एरिया में एक्टिव रहता था। मिलने जाती थी ना उससे? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं मधु से 1-2 बार मिली हूँ, लेकिन उसके मर्डर से मेरा कोई लेन देना नहीं है। लेना देना तो है, क्योंकि उसकी वजह से ही तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ा था। हाँ, उसकी वजह से गणेश ने मुझे छोड़ा, लेकिन मैंने नहीं मारा उसे। मिलने क्यों जाती थी मधु से? गणेश के अलावा जिंदगी में और भी कोई है। तुमने कितनों को फांस रखा है? अदिति, देखो मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, पर अब गणेश से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं शुभम के साथ बहुत खुश हूँ, और देखो वो आ रहा है। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, प्लीज। यानी जिस मिसेस शर्मा की बात शुभम कर रहा था, वो मिसेस शर्मा तुम हो? कौन मिसेस शर्मा? मैं किसी मिसेस शर्मा को नहीं जानती हूँ, और शुभम के आने से पहले मैं वहां से चली गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, जैसे उसने मेरा घर तोड़ा है, मैं भी उसका घर तोड़ दूं। तुम यहाँ? तुमसे नहीं, तुम्हारे पति से मिलने आई हूँ, ये बताने के लिए कि तुमने मेरी जिंदगी से बर्बाद कर दी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो अदिति? मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर प्लीज तुम ऐसा मत करो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस पे तरस आ गया। उस दिन के बाद मैं मधु से कभी नहीं मिली। क्योंकि तुमने मिलने की गुंजाइश ही खत्म कर दी, मर्डर कर दिया उसका। देखिए सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर, बहुत तोड़ने के बाद भी अदिति कुछ नहीं उगल रही है। एक बात तो क्लियर है मिश्रा, मिसेस शर्मा, ये नाम मधु ने शुभम को बताया था, और कातिल ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें भी मिसेस शर्मा का नाम है। सर, अदिति शुभम को मधु और गणेश का सच बताना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सच शुभम को खुद ही पता चल गया और यही मधु के मर्डर की वजह बन गया? वो तो कुछ भी सकता है, लेकिन वो लेटर, उसकी हैंडराइटिंग शुभम की हैंडराइटिंग से मैच नहीं करती। या तो शुभम ने वो लेटर किसी और से लिखवाया, या फिर ये भी तो हो सकता है कि शुभम और अदिति ने मिलकर यह कांड किया हो, अपने अपने पार्टनर से बदला लेने के लिए। पॉसिबल है। या फिर ये कांड किसी तीसरे आदमी ने किया हो सकता है, जिसे इस मिसेस शर्मा नाम की भनक थी। शुभम, महिमा, अदिति, ये सभी हमारे सस्पेक्ट थे, लेकिन किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। मिसेस शर्मा, इस काल्पनिक नाम का इस्तेमाल उस लेटर में हमें भटकाने के लिए किया गया था, लेकिन इस कत्ल का मास्टरमाइंड अब भी हमारी गिरफ्त से दूर था। हम सभी ज्वेलरी शॉप पर नजर रखे हुए थे, लेकिन कातिल मधु की ज्वेलरी बेचने सामने आया ही नहीं। शायद वो इस केस के ठंडे होने का इंतजार कर रहा था, और हमने भी वही किया, इंतजार।
क्यों मारा मधु को? साहब, हमें पैसों की बहुत जरूरत थी और मेरा अक्सर मधु के यहाँ आना जाना लगा रहता था और मधु के पास बहुत सारे गहने थे। उसके गहने देखते ही मैंने अपने पति से बात की और तभी हमने उसके गहने हासिल करने का सोच लिया था। लेकिन हम ऐसे हाथ साफ करना चाहते थे जिससे किसी को हम पे शक ना आए। फिर एक दिन मुझे मधु का एक और राज पता चला। अदिति, देखो मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर क्या बात है मधु, सब ठीक है ना? मधु ने मुझे सब कुछ बताया था। उसने मुझे यह भी बताया था कि एक दिन शुभम ने अदिति के साथ मधु को देख लिया था। तो शुभम से तुमने ये बोल दिया कि अदिति मिसेस शर्मा है? और क्या करती आंटी, जो नाम दिमाग में आया बोल दिया। कोई बात नहीं बेटा। आंटी, आप ये बात किसी को मत बताइएगा प्लीज। और हम उसके उसी राज का फायदा उठाना चाहते थे। फिर उस दिन अरे नमस्ते आंटी। बेटा, तुम्हारे पास सरदर्द की दवाई है क्या? बहुत सर में दर्द हो रहा है। जी दवा है ना, और इंस्टेंट असर के लिए कड़क चाय भी है। मैं चाय ही बना रही थी। आइए अंदर आइए। मधु इतनी रेस्पेक्ट करती थी तुम दोनों की, इतना भरोसा करती थी तुम दोनों पर, और तुम लोगों ने चंद पैसों के लालच में अपनी बेटी की उम्र की लड़की को मार डाला। ये मत सोचना कि उम्र देखकर कोई रियायत मिलेगी। ऋचा और सुबोध इस वक्त न्यायिक हिरासत में। शुभम इस शोक से उभर ही नहीं पा रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि मधु जिस वृद्ध जोड़े की इतनी इज्जत करती थी, उसने चंद पैसों के लिए मधु की जान ले ली। इस केस को आपको दिखाने का हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आसपास के लोगों को शक की नजर से देखें, उनके साथ कुछ शेयर ना करें। इनफैक्ट ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन जिंदगी में संतुलन बनाना, एक दायरा बनाए रखना भी जरूरी है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, हर घर में दरारें होती हैं, लेकिन बाहर के लोगों को इसका पता नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि घर के राज जब दहलीज पार करते हैं तो ये एक दस्तक होती है कि कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। जरूरी है हम इस केस से सीख लें और अपनी जिंदगी और अपने घर को महफूज बनाएं। मुल्की शिकली प्रगति जाली, बचपन से यही सुनती आई थी मैं, और हमेशा से यही माना था कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी एक पहचान बनानी है, और मैंने अपनी एक पहचान बनाई भी। लेकिन समाज जो एक तरफ तो लड़कियों की भलाई की बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें दबाने की पूरी कोशिश करता है। मेरे साथ में भी एक ऐसी ही कोशिश की गई। क्या करना चाहती थी मैं? बच्चों को शिक्षा देना चाहती थी, उन्हें जागरूक करना चाहती थी, सही गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती थी। लेकिन कभी कभी इंसान को अपने आदर्शों पे चलने की बड़ी सज़ा मिलती है। मैंने कभी गलत के आगे सर नहीं झुकाया, और शायद इसीलिए 18 सितंबर 2017 को इसी स्कूल के स्टाफ रूम में मेरा सर काटकर मेरा कत्ल कर दिया गया। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। उस वक्त मेरी पोस्टिंग सातारा में थी। 10 दिन हुए थे मुझे आकर। ऐसे में एक केस मेरे पास आया। इस केस ने मेरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के और पूरे सातारा शहर के रोंगटे खड़े कर दिए थे। दिन दहाड़े प्राची नाम के टीचर का किसी ने सर काट के मर्डर कर दिया था। कौन थी ये प्राची? क्या ये कहानी? कैसा गया पेपर? प्रज्वल? रवि? ये क्या है रवि? तुमने प्रज्वल के नाम से पेपर लिखा है?
इसका मतलब प्रज्वल ने तुम्हारे नाम से पेपर लिखा होगा। वेट या व्हाट्स दिस? तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो रवि, प्रज्वल जैसे बिगड़े हुए लड़कों की हेल्प करोगे तो अपनी जिंदगी में आगे कहां जाओगे? सॉरी मैम। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं प्रिंसिपल से तुम दोनों की कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, वरना तुम दोनों को स्कूल से निकाल देते। स्कूल से तो आपको निकलना चाहिए प्राची जी, आपने आंसर शीट फाड़ने की हिम्मत भी कैसे की? सर वो लोग चीटिंग कर रहे थे। तो आप न्यायाधीश हो, आपको पता है ना प्रज्वल आनंद सुरवे का बेटा है। मैं खोलूं। कहाँ थे आप सुबह से? मैं कब से वेट कर रहा हूँ आपका। हाँ थोड़ी देर हो गई। वो आंटी आज स्कूल में बहुत काम था इसीलिए देर हो गई। मेरा एग्जाम था सुबह, आपने एक बार पूछा भी नहीं। हाँ? कैसा था तुम्हारा एग्जाम? बहुत अच्छा था। एग्जाम तो बहुत अच्छी जाती है, बस मार्क्स थोड़े से राउंड हो जाते हैं नहीं? ओहो आंटी इस बार आप बिल्कुल फिक्र मत करो, इसने बहुत मेहनत की है, अच्छे मार्क्स आएंगे इसे, है ना? गुड बॉय। At last, the big day arrived. The fair was inaugurated by the oldest science teacher, Mr. Gizar. It was Mr. Gizar who had come up with the idea of... Thank you. Mr. Gizar. मिस, आपको भी कोई परेशान कर रहा है? मुझे भी करता है रात में, अच्छा नहीं लगता। बेटा आपको कौन परेशान कर रहा है? क्या बकवास कर रही हो तुम? दादी मैं सच कह रही हूँ, अर्चना ने कुछ खुल के नहीं बताया, बट आई एम श्योर कि उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है, कोई उसके साथ में कुछ गलत कर रहा है। बस हो गया, अगर इस तरह की बेकार की बातें करनी है ना तो यहाँ आना बंद कर दो, निकल जाओ। आई आ जाएगी ना, आप सो जाओ, बुलाओ मत आई को, आप सो जाओ। निकलो, हटो यहाँ से। हाँ चलो निकलो, निकलो कमरे से बाहर, चलो। अरे सोना, मुझे सोना है आपके साथ, तो निकलो यहाँ से, मैं कह रही हूँ। सोना, गोविंद छोड़ो मुझे। सोना। ये क्या चल रहा है? हाँ? मारा इसे। जहाँ पर क्यों मारा इसे? ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है, समझी तू? कुछ भी मत बोल। क्या बात कर रहे हो आंटी? आपने खुद देखा है ये जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। भाई पढ़ता रहे, तुझे बहुत हो गया, निकल यहाँ से। तेरा बोरिया बिस्तर ले और अभी के भी जा। चल तू भी चल, माफ कर दे। चल। आंटी प्राची काम के लिए सातारा में थी, लेकिन उसे बहुत सारी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन वो एक समझदार लड़की थी और ऐसी लड़कियां हजार मुश्किलें आने पर भी हार नहीं मानती। लेकिन इसके बावजूद भी उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे ये आपने क्या किया प्राची मैडम? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और जो मुझे सही लगा। गुड मॉर्निंग टीचर। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग ये घटिया खेल खेल कर मुझे चुप करा देंगे? अब आप और आपका वो सगा देखो कि मैं क्या करती हूँ।
सर सर आइए, गोपी ने उनका सर काट के सर लेके भाग गया। पुलिस को फोन करो। आइए सर, इधर। सर विक्टिम का नाम प्राची है, पेशे से टीचर और इसी स्कूल में पढ़ाती थी। सर ये पुणे की रहने वाली है और 6 महीने पहले सतारा शिफ्ट हुई है। इसी के एक स्टूडेंट गोपी ने इसकी गर्दन को काट दिया। सर वो गोपी मेंटली स्टेबल नहीं है, उसने सर एक लड़की को होस्टेज भी बनाया हुआ है और प्रॉब्लम ये है कि मर्डर वेपन भी उसी के पास है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर, लेकिन इसकी गर्दन का क्या करें? पहले उस लड़की को छुड़ाते हैं। छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे। सब मेरी बच्ची है, वो पागल से मार देगा सब। सुनो सुनो बेटा, छोड़ दो, छोटी बच्ची है, छोड़ दो। जाओ, मैं मार दूंगा इसे। जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत करो। सब कुछ कीजिए ना साहब। एक मिनट, देखो बच्ची को छोड़ दो। मैं क्या समझो, मैं मार दूंगा इसे। वो छोटी बच्ची है। गोपी छोड़। गोपी ने क्या बोला? शांत रहने को बोला ना तुमको? चुप बैठ जाओ। चलो निकलो यहाँ से। शिरके लेके जाओ इनको। चलो 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 जल्दी, चलो निकलो यहाँ से, जाओ जल्दी। शांत। सर इसके पैर पे गोली मारते सिचुएशन 2 मिनट में कंट्रोल में आ जाएगी। पागल है क्या शिरके? पहले इस तलवार से एक लड़की की जान गई है, हमारी जरा सी गलती से इस छोटी बच्ची की भी जान जा सकती है। गोपी के घर वालों को इन्फॉर्म करो। ठीक है। आप शांत हो जाइए, पैनिक नहीं होना, कुछ करते हैं। आप दोनों मेरे साथ आइए। सर प्राची बहुत ही अच्छी लड़की थी और ये गोपी इतना बड़ा हो गया फिर भी 7वीं में लटका पड़ा है। इतनी बार सोचा उसे स्कूल से निकाल दूं, लेकिन उसकी आई का सोचकर तरस आ गया। ये गोपी का प्राची के साथ कुछ झगड़ा था? नहीं सर, एक्चुअली प्राची पिछले हफ्ते तक गोपी के घर पे रहती थी एज अ पीजी, लेकिन एक रात अचानक उसका मुझे फोन आया। हाँ प्राची। हेलो सर, मेरे को कोई दूसरी जगह चाहिए रहने के लिए। प्राची रात को 12 बजे हैं और इस समय तुमने? सर गोपी ने मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैंने अपोज किया तो उसकी आई ने मुझे बोल दिया कि मैं इस घर से निकल जाऊं। अब इस समय में मैं क्या करूं? सर उसके दूसरे ही दिन मैंने प्राची को अपने घर के पास एक घर किराए पे दिलवा दिया। सर ये लड़का कुछ बताना चाहता है। बोलो। सर आज सुबह मैंने गोपी को प्राची मैम के साथ बदतमीजी करते हुए देखा। आपको सॉरी बोलने के लिए मैं ये आपके लिए लाया, पहन के दिखाइए ना, मस्त है। गोपी तुम अपने क्लास में जाओ। मैम पहनिए ना, मुझे देखना है आपको पहनते हुए, मस्त ड्रेस है, मैं आपके लिए लाया। समझ नहीं आता तुम्हें मैं क्या कह रही हूँ? चुपचाप अपनी क्लास में जाओ, वरना ना मैं प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगी, स्कूल से निकाल देंगे तुम्हें। मेरी बेटी कहाँ पे? खुशी मेरी बेटी, हाथ मत लगाना उसे, मैं मार दूंगा। जाओ मारो साले तेरे को। अब चिल्लाओ मत, खुशी को कौन है? अरे कौन है आप? कौन है आप? मैं खुशी का बाप। एक मिनट, गोपी बेटा सुनो, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम दरवाजा खोलो। नहीं मैं नहीं खोलूंगा। सर बाथरूम में शूज, बैग और यूनिफॉर्म मिला है। इसके ऊपर भी नहीं और इसके ऊपर भी ब्लड के निशान नहीं दिख रहे। इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो। सर आप यहाँ पे गप्पे लड़ा रहे हो, वो मेरी बेटी को मार देगा। उसे मेरी बेटी को मार रहा है। सुनिए, सोच चला इसको बोला ना, मैं छोड़ जाए। क्यों मार रहे उसे? अरे गोपी मैंने डांटा गोपी। क्या कर रहे हैं? क्यों मारे उसे? मैंने डांटा, शांत हो जाओ। मैंने डांटा, शांत हो जाओ। क्या कर रहे हैं आप? आपकी बच्ची की जान खतरे में, गुस्से में कुछ भी कर देगा वो। आप कुछ कीजिए। अरे आप बात क्यों करें? गोली मार दीजिए उसे।
लेके जाओ, गड़बड़ करेगा। सबसे पहले जिस औरत ने देखा था उसको बुला। सर मैं चिल्लाई ना तो वो तलवार लेके मेरे पीछे भागा, फिर उसने वो खुशी को क्लासरूम के अंदर खींचा और अंदर से खुद को बंद कर लिया। आपने देखा उसे प्राची का गला काटते हुए? हाँ, मैंने खुद देखा, उधर ही थी मैं, उसने प्राची मैडम का गला काटा। उसने उस वक्त शूज पहने थे? इतना ध्यान नहीं गया साहब। शिरके, प्राची को इसने नहीं मारा। सर इसी ने प्राची को मारा है। नहीं, मेरे साथ आओ। खोलो। ये देखो शिरके, ये जूतों के निशान ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। जब गोपी ड्रेस पहन रहा था उस वक्त उसने जूते उतारे थे। ये कैसे आए? सर ये भी तो हो सकता है कि मर्डर करने के बाद गोपी ने अपने जूते धो दिए हों और जब वॉशरूम में उसने अपने कपड़े उतारे तो वहाँ अपने जूते रख दिए हों। इतना होशियार तो नहीं लगता मुझे, और होता भी तो जूते क्यों उतारता, तलवार फेंक देता। सर हो सकता है कि मर्डर करने के बाद कोई यहाँ से गुजरा हो, ये उसके जूते के निशान हो। खून के ऊपर पैर रख के कौन गुजरेगा और क्यों? सर वो लक्ष्मी कह रही थी कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। मुझे यकीन नहीं उस पर। एक काम करो, मेरा शर्ट लेके आओ गाड़ी में से। जी सर। मम्मी। एक मिनट सर, खड़े हो जाओ। गोपी दरवाजा खोलोगे? मैं मारा लूंगा ऐसे, मैं मारा लूंगा। नहीं नहीं नहीं, शांत हो जाओ गोपी। मुझे पता है तुमने प्राची को नहीं मारा था, और मुझे ये भी मालूम है तुम खुशी को भी नहीं मारोगे, है ना? और मैं सब लोगों को समझाऊंगा, सबको बताऊंगा कि प्राची को तुमने नहीं मारा। क्या लगा यहाँ तमाशा चल रहा है? चलो निकलो, चलो निकलो यहाँ से। चलो। उसको तकलीफ मत दो। नहीं। आप भी जाइए। दरवाजा खोलोगे? कितना गर्म हो रहा है ना, वो छोटी बच्ची, उसको भी गर्म हो रहा है बहुत। दरवाजा खोलो, ताजी हवा आएगी। हाँ, और सब लोग गए, खोलोगे? चलो जल्दी निकलो। मम्मी। खुशी। एक मिनट आगे बढ़ाना, मैं मार डालूंगा इसको। नहीं। गोपी। गोपी। एक मिनट। गोपी क्या है बेटा? क्या करता है? सब कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता है, वो ऐसे नहीं कर सकता साहब। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मर्डर गोपी ने नहीं किया है, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। लेकिन जब भी मैं उसकी आंखों में देखता तो मुझे बेकसूर नजर आता। आपके घर में तलवार है? नहीं साहब। शिरके, आसपास के घरों में देखो किसी के पास तलवार है क्या? सर सतारा में मोस्टली हर घर में तलवार होती है। फिर ये देखो कि पिछले 2-3 दिनों में किसी ने तलवार को धार लगवाई है क्या? ठीक है सर, मैं देख के आता हूँ। नहीं। मैं अकेले आ रहा हूँ गोपी। हाँ मैं यहाँ कुर्सी डाल के बैठूंगा, किसी को आने नहीं दूंगा। हाँ ए चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ चलो। बेटा छोड़ दे उसे। इतने प्राची मैम को क्यों निकाला? मर गई ना प्राची मैम। गोपी तुझे पता है प्राची को किसने मारा? जिसने भी मारा ना, मैं उसे मार डालूंगा। हाँ लेकिन तूने देखा? मैं मार दूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं। सब
अब मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो तो प्राची को बहुत पसंद करता था। हाँ माँ, बस अभी घर ही पहुंची हूँ, करती हूँ फोन। क्या माँ बोल रही हूँ ना, करती हूँ आपको फोन। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रही थी। ठीक है ठीक है, ओके माँ, बाय। सोइए ना। झापड़ क्यों मारा इसे? ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। बहुत हो गया, निकल यहाँ से। तेरा बोरिया बिस्तर ले और अभी के अभी जा। उस दिन से मुझ पर बहुत गुस्सा है, रोज झगड़ा करता है। कल तो मुझसे पैसे भी लेकर गए प्राची को गिफ्ट देने के लिए। अगर प्राची को गोपी ने नहीं मारा तो किसने मारा? शिरगे सर, प्राची का मोबाइल और पर्स लेके आओ। ठीक है सर। कर ले। 3 चम्मच शक्कर वाली कौन सी? ये। और 1 चम्मच ये। गोपी, तुम्हारे लिए चाय। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यहीं रुको। मीठी एकदम। तुम्हें तो माँ ने बताया होगा किसी भी अच्छे काम की शुरुआत मीठे से होनी चाहिए। आज तो हमारे दोस्ती की शुरुआत हुई है, कुछ मीठा तो होना चाहिए। लोगे? नहीं, सिर्फ चाय रख रहा हूं। सर 1 मिनट। सर, धार लगाने का काम सिर्फ 4 लोग ही करते हैं, लेकिन उन सबका कहना है कि बहुत दिनों से उन्होंने किसी तलवार पर धार नहीं लगाई। अच्छा सर, ये प्राची का फोन और पर्स। लास्ट कॉल प्रिंसिपल का। ये खोलो। ये क्या है? ये देखो। एफआईआर कॉपी, वो भी अपने थाने की। हाँ सर, ये प्राची आई थी कुछ दिन पहले एफआईआर कराने एक स्टूडेंट के खिलाफ। मुझे तो याद नहीं सर, ये आपके ज्वाइन होने के 2 दिन पहले की बात है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? सर, अभी तक तो सबको लग रहा था कि गोपी ने ये किया है। इनफैक्ट मुझे तो अभी भी यही लग रहा है। सर, छोटी सी बात है। सर, प्रज्वल सुरवे ने मेरे साथ में बदतमीजी की है। उसने जबरदस्ती मुझे पेपर लिखने को कहा। ये देखिए पेपर। सर, प्रज्वल के पिता अनंत इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, और जब हमने उनसे पूछताछ की तो क्या बकवास है ये? एग्जाम के अगले दिन ही मेरा बेटा अपनी मौसी के घर चला गया दिल्ली। फिर वो यहाँ प्राची को परेशान कैसे कर सकता है? देखिए, वो सब ठीक है, लेकिन आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट आई। मेरे बेटे के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करेगा और आप मान लेंगे? पहले कार्रवाई कीजिए, बिना सबूत के मेरे सामने खड़े होने का नहीं। सर, मैंने प्रज्वल के टिकट भी चेक किए थे। 7 दिनों से वो दिल्ली में ही था। उसके सीडीआर रिपोर्ट निकाले थे? नहीं सर, मामूली सी बात है। मामूली सी? ये मुझे तो नहीं लगती मामूली सी। उसके कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे, और सीसीटीवी फुटेज स्टेशन का उस दिन का। और प्रज्वल उसके बाप को बुलाओ। ठीक है सर। चाय तो ठंडी हो गई। सर, तुमचा टिफिन आलाय। अरे वाह, टिफिन भी आ गया, क्या बात है। गोपी, सर, तुम्हारी भाभी है ना, टिफिन बहुत अच्छा बनाती है। क्या बात है। अब ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना कि तुम वहां बैठे हो, मैं वहां टिफिन खा रहा हूं। क्या है आज? वाह, आलू की सब्जी, चपाती, मीठे में गुलाब जामुन है। खाना खाओगे? खुशी खाएगी? भूख लगी है उसे, खाएगी? लो,
खाओगे? खुशी बेटा बैठो। सर 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 वो प्रज्वल और आनंद सुरवे आ गए हैं। बेटा आराम से खाना खा लेना। हाँ खुशी, चाहिए तो लेना। नहीं आए हो? पता है मैं कौन हूं? क्या फर्क पड़ता है? फिलहाल आप मेरे लिए एक सस्पेक्ट हो बस। क्या किया रे उस दिन प्राची के साथ? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। सर ये देखिए, रवि और प्रज्वल के कॉल रिकॉर्ड, इनके फोन लोकेशन के हिसाब से ये उस दिन यहीं थे। और सर ये देखिए, रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज। जिस दिन इन लोगों ने दिल्ली जाने का टिकट खरीदा था, उस दिन ये लोग रेलवे स्टेशन पे नहीं गए थे। तू रेलवे स्टेशन नहीं गया, दिल्ली कैसे गया? कार से गए। कार से गए? फिर रेलवे का टिकट क्यों निकाला? और अगर रोड से गया तो मोबाइल घर पे क्यों छोड़ के गया? इधर बेटा, इधर आ। देख, ये प्रज्वल है ना, ये बड़े बाप का बेटा है। 100 कहानियां सुनाएगा, फिर भी हम इसे उठा लेंगे। लेकिन फिर भी बाहर आने के लिए 100 कोशिशें करेगा, आएगा भी बाहर। तेरा क्या होगा? सोचा है कभी? सोचा है क्या कभी? बता क्या हुआ था उस दिन? सर प्राची मैडम को पता चल गया था कि मैंने प्रज्वल का पेपर लिखा है। प्रज्वल? तो उनने पेपर फाड़ दिया था। सर प्रज्वल बहुत गुस्से में था और फिर। ठीक है। तुम और ये क्या बदतमीजी है? हाँ मैडम, अब तो सरकार ने भी कह दिया है कि शिक्षा का हक सबको है, तो क्या मैं अकेला अनपढ़ बैठूं? हाँ, अरे पढ़ाई करना है, डॉक्टर बनना है मेरे को। पढ़ाई नहीं करूंगा तो फिर बाप का नाम रोशन कैसे करूंगा? हाँ, ये पेपर पकड़ और ये पेन। मेरा पेपर तू लिखेगी। तुम्हारी जो गुंडागर्दी है ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगी, समझे? क्या कर रहा है? पकड़ नहीं सकता था उसे तू? यार तू ये सही नहीं कर रहा है। चल बैठ अंदर। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? फिर तो मौके का फायदा देख के तूने प्राची को मार दिया होगा। सर नहीं, मैंने प्राची मैडम को नहीं मारा। जूते निकाल, जूते उतार। अरे उतार जल्दी जूते, टेबल पे रख। शिरके, ये जूते नए नहीं लग रहे। अभी खरीदे क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? अपना काम। आपने और आपके बेटे ने प्राची का मर्डर किया है, नहीं जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल हम इन दोनों को प्राची को अगवा करने के जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं। शिरके, लेके जाओ इन दोनों को। ये टिफिन है ना, बड़े सामने उठाने के लिए बोला। सबके सब कर दे। क्या मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था? उसका क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी तो खुद अपने गमों से जूझ रही थी। सगाई हो गई थी उसकी, शादी होने वाली थी, लेकिन 8 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके मंगेतर की मौत हो गई। इसलिए वो पुणे से सातारा चली आई। कहती थी उसकी यादों से दूर जाना है, चली गई दूर। खुशी,
खुशी बेटा तुम ठीक हो ना? जाओ सब यहाँ से, कोई मत आओ इधर, सब जाओ, सब गंदे। क्या कर रहे हो तुम? चलो निकल पीछे, क्या कर रहे हो अभी? गोपी बेटा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। मैं नहीं खोलूंगा, सब झूठ बोल रहे हैं, सब गंदे रहे, आओ सब यहाँ से, जाओ, जाओ। लगा है ना अपना दिमाग? हाँ? क्या जरूरत है जाने के अंदर? सर मेरे साथ चलिए ना, कुछ इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो, दिमाग मत लगाओ। हाँ? सर ये स्कूल का प्यून है, इसे आपसे कुछ कहना है। बोलो। साहब सुबह कुछ हुआ था। अरे इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे की आपने? आपने प्रज्वल और अनंत सूर्य के खिलाफ स्कूल बोर्ड में कंप्लेंट किया है, उसमें मेरा भी नाम डाल दिया। देखो तुम आग से खेल रही हो, अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? प्राची की वजह से आपकी इमेज और ज्यादा खराब होने वाली थी। स्कूल बोर्ड में कंप्लेंट भी की थी ना? क्यों प्रिंसिपल साहब? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं कि मेरे बेटे से गलती हुई, लेकिन प्राची को मारने की गलती ना मैं कर सकता हूं ना ही मेरा बेटा। इन सब में हम लोगों का कोई हाथ नहीं है सर। तुम्हारा हाथ था या नहीं, ये पता कर लेंगे हम लोग। चलो बाजू हटो, चलो चलो हटो आप लोग। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ चलो हटिए, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो। सर आपको तो बहुत सारे लोगों पे शक है, लेकिन पता कैसे करें कि खून किसने किया है? इस तलवार से। ये तलवार हमें मिलनी चाहिए श्री। इसके ऊपर गोपी की उंगलियों के निशान तो होंगे ही, लेकिन जिसने इस तलवार को धार लगाई होगी उसके निशान भी धार पे हो सकते हैं। लेकिन सर अभी हमारी प्रायोरिटी उस बच्ची को बचाना है। गोपी कभी भी उसे मार सकता है। हम रिस्क नहीं ले सकते। रुको गोपी, गोपी खुशी को बाहर छोड़ दो प्लीज, उसे बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। हट जा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अंदर आ जाऊं? देखो मैं अकेला आऊंगा, आई शपथ किसी को नहीं लेके आऊंगा अंदर, और मैंने कुछ किया ना मुझे मार देना। हाँ आऊं? खोलो ना दरवाजा। प्लीज। देखो गोपी, कुछ लोगों को हमने पकड़ा है, उनमें से कोई ना कोई तो भी होगा जिसने प्राची को मारा होगा। उनमें से कोई नहीं है, वो उसने मारा प्राची मैम को। मैं कह रहा हूं ना, उसी ने मारा प्राची मैम को। अच्छा गोपी कह रहा था कि आप पोहा बहुत अच्छा बनाती हैं। आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं आया अभी। हाँ ठीक है। अरे सर ये क्या कर रहे हो सर? अरे सर चुप। स्कूल में रहना है ना, किसी को बोलना मत। बोलेगा? आज रात ठीक 11 बजे मैं वापस यहाँ पे आऊँगा। बाहर का दरवाज़ा खोल के रखना, वरना स्कूल से निकाल दूंगा तुझे। मम्मी सो गई? हाँ सब सो गए। कहाँ जा रहे हो आप? निकाल दूंगा तुझे स्कूल से। निकाल दो स्कूल से, अगर अंदर गए ना तो मैं आई को बुला लूंगा। चुप चुप, नहीं जाऊंगा, चुप चुप। क्या कर रहा तू वहां? सर ये सर इसकी बातों में कहाँ आ रहे हो? ये गड़ी आपने दी थी ना? हाँ भूल गए? गड़ी कर लिया, ये तेरे लिए। सुन, किसी को बताना मत, मैं यहाँ आया था, ठीक है?
सर प्राची मुझे बहुत अच्छी लगती थी और वो अपनी सारी बात आके मुझसे शेयर करती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि सर वो मुझ में इंटरेस्टेड है। तुझे ऐसा लगा कि वो तुझ में इंटरेस्टेड है? हाँ सर, मुझे ऐसा लगा। और नहीं मानी तो तूने उसने मार दिया? नहीं सर, ये गलत है सर, मैंने उसको नहीं मारा है सर, मैंने उसका खून नहीं किया है सर। सर आप खामखा सब पे शक कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राची का कातिल और कोई नहीं लेकिन अर्चना की फैमिली है। ये अर्चना कौन? सर प्राची ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया था। हाँ प्राची। अनिल, मुझे यकीन है कि अर्चना के साथ में कुछ गलत हो रहा है और मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। ये अर्चना की फैमिली के साथ उसका क्या पंगा था? सर प्राची को ऐसा लगता था कि अर्चना के साथ उसी के ही घर में उसके साथ रेप हो रहा है। कौन है बेकार की बातें कर रहा है? अर्चना के साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। अरे इसका खुद का घर है, यहाँ वो बहुत ही सुरक्षित है। वो सब ठीक है, आप अर्चना को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। वो तो उसकी मासी के घर गई है। मासी के घर गई है? हाँ। ये ढाल के साथ तलवार भी होती है ना? कहाँ गई तलवार? वो अर्चना उसे बार बार निकाल कर उसके साथ खेला करती थी, तो मैंने नौकर से कहकर वो हटा दी है। कहीं चोट लग गई तो? खुशी को नींद आ रही है, उसे ले जाऊं? हाँ, उसे सुला देता हूं। उसे नींद आ रही है, सुला देता हूं। हाँ, ले जाऊं? अच्छे से सुला देना प्राची मैम को, अब प्यार से एकदम। साहब प्लीज आप मेरी बच्ची को बचा लो साहब। साहब वो प्लीज। कुछ नहीं होगा, धीरज रखो। नींद आ रही गोपी? नहीं, पानी चाहिए। हाँ, पानी। सर बहुत देर हो गई, इसे पानी में नींद की दवा मिलाकर पिला देते हैं। लेके आओ। गोपी, पानी तुमने मांगा था ना? वाह वाह वाह। हेलो। हाँ ठीक है, सब ठीक है यहाँ। अरे मेरा एक नया दोस्त बना है गोपी। हाँ उसके साथ हूँ। नहीं, टिफिन तो आज उसने भी खाया मेरे साथ। तुम अगर यहाँ होती तो तुम्हारे हाथ की चाय पिलाता था उसको। हाँ, बात करनी है? नहीं, ठीक है। हाँ बैठो। नहीं। नींद आ रही है उसको। नींद आ रही है ना बेटा? हाँ बोलो। हेलो सर, वो अर्चना अपने घर पे ही है। ठीक है। हाँ, वो अर्चना घर पे ही है। ठीक, आया मैं। आता हूं। चलो। लेकिन ये बच्ची को अकेला छोड़ के? सावन, ख्याल रखना, कोई होशियारी नहीं करना। डोंट वरी सर। चलो। अब फिर से आ गए?
ये शरीफों का घर है, रात का सोने का वक्त हो गया है। माफ कीजिए, लेकिन क्या करें, आजकल शरीफ लोग जैसे अपने दरवाजे और खिड़की पे पर्दे डालते हैं, वैसे वो गुनाहों पे भी डालने लगे, तो तकलीफ तो देनी होगी। बच्ची को बुलाइए, मुझे पता है घर पे। आपको कहा ना बच्ची नहीं है घर पे। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा सर्च वारंट लेके। तब तक आप और आपका पूरा परिवार हमारे निगरानी में रहेगा। शिरके नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आओ बेटा, डरो मत। मुझे सच बताओ, आपके साथ कुछ गलत हुआ है? हाँ, उसके साथ बहुत ही गंदा हुआ हमारे नौकर माधव ने किया। ये बात घर से बाहर न जाए इसलिए हमने प्राची को नौकरी से निकाल दिया और माधव को भी काम से निकाल दिया। बस आपके पोती के साथ नौकर ने रेप किया और आपने सिर्फ उसे नौकरी से निकाल दिया? पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? क्यों? पुलिस में देने से उल्टा हमारी बेटी का भविष्य खराब हो जाता, इसीलिए हमने बात को दबा दी। आपको पता है माधव कहां रहता है? यह बात तो साफ हुई थी कि प्राची का मर्डर गोपी ने नहीं किया, लेकिन यह हो सकता है कि अगर समझो गोपी को गुस्सा आ जाए तो खुशी को नुकसान पहुंचाएगा। वो तलवार खुशी के गर्दन पे नहीं थी तो हमारे सर पे लटक रही थी। गोपी देखो, हमें तुम्हारी मदद करनी है। हाँ? अब ये तलवार मुझे दे दो। नहीं गोपी, ये तलवार मुझे दे दो। आपने खुशी नहीं, गोपी सुन मेरी बात सुन। इंस्पेक्टर साहब को जाने दे बेटा, प्राची मैम तो नहीं रहेंगी बेटा। ठीक है, प्राची मैम नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा ना। प्राची मैम नहीं तो मैं भी नहीं। मेरी बात सुन, प्राची मैम के कातिल को सजा दिलानी ना बेटा। उसे पकड़वाना है ना। देखो, हम सब मिलके उसे सजा दिलवाएंगे, हम सब मिलके सजा दिलवाएंगे। तलवार मुझे दे दो। हेलो, ओके सर, माधव पकड़ा गया। हाँ? देखा, प्राची का कातिल पकड़ा गया। वो तलवार मुझे दे दो। तुम आई के बारे में सोचो। तुम आई से प्यार करते हो ना? अगर तुम मर जाओगे तो आई कैसे जिंदगी जिएगी? कुछ सोचा है तुमने? तो तलवार दो, मुझे तलवार दो। आई के पास। मेरा गोपी, मेरा बच्चा। मैं ये ड्रेस ना प्राची मैम के लिए लाया था। वो बहुत अच्छी दिखती, सॉरी बोलने के लिए ना। प्राची मैम ने पहना ही नहीं है। प्राची मैम सर, गुड न्यूज़, फिंगरप्रिंट मैच हो गए। माधव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपने जैसा उसे सिखा के भेजा था बिल्कुल वैसे ही बोला। प्राची मैडम का मर्डर भी मैं नहीं किया और अर्चना के साथ गंदा काम भी मैं नहीं किया सर। लेकिन क्या है ना, पुलिस बोलने से नहीं चलती, सबूत से चलती। और हमारे पास जो सबूत है उसके माने प्राची का मर्डर माधव ने नहीं, आपके छोटे बेटे प्रकाश ने किया, अर्चना के चाचा ने। हाँ, मैंने ही अर्चना के साथ गलत किया था। प्राची को मुझ पर शक होने लगा था। उसे काम से निकालने के बावजूद वो अर्चना से मिलने के बहाने ढूंढा करती थी। बेटा, मुझे मालूम है कि आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है। डरो मत, मुझे बताओ ना, कौन है वो?
आपसे कहा है ना इससे दूर रहिए। अर्चना चलो। आप लोग इसकी बात दबा क्यों रहे हैं? मुझे तो आप पर भी शक होता है। मुझे डर था कहीं उसे मेरे बारे में सब पता ना चल जाए और वो मेरी पोल ना खोल दे। तुम्हें अपनी भतीजी के साथ ये करती हूँ, शर्म नहीं आई? उस दिन अगर लक्ष्मी के बजाय मैंने मेरे दिल की बात नहीं मानी होती तो शायद गोपी के साथ कुछ बुरा होता। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, उस वक्त हमें हमारा लॉजिक एविडेंस बाजू में रख के हमारे दिल की बात माननी चाहिए। प्रकाश को अपने किए की सजा मिली, प्राची और अर्चना को न्याय मिला, लेकिन वैसा देखा जाए तो प्राची को आने वाले गुनाह की दस्तक मिल रही थी, लेकिन हर बार उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। अपराधी कभी भी ढिंडोरा पीट कर नहीं आता है, लेकिन आने से पहले गुनाह की दस्तक जरूर देता है। उसे सुनना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।